तौर पे लोगों तक बात पहुंचा पाए कि हम भारत के लोग ही हैं मालिक, ये नहीं है। चाहे न्यायपालिका है, चाहे ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप यूं कहते हो कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको तो हाथ ही मत लगाओ, उसको छेड़ो ही मत। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो ढांचा खड़ा किया गया है जैसे चुनाव आयोग का, तो उसके अंदर तो आदमी उनकी मर्जी से चॉइस होने वाली स्थिति है। तो ये सारी स्थितियां हमारे सामने खड़ी है और आने वाली पीढ़ियां हमारा इंतजार। कैमरा बंद रखे हैं। तो बोलिए कसाना जी, अपनी बात को रखिए। जी नमस्कार। देखिए अभी भाई बलराज जी जो कह रहे थे बात बिल्कुल सही है। हम सब लोग जो भी थोड़े से सिस्टम को समझते हैं, इस बात से आहत हैं कि इस मुल्क के सारे संस्थान चरमरा गए हैं और वो गिरने के कगार पे हैं। यदि ये संस्थान ही गिर जाएंगे तो फिर हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और हमारा सब ये लोकतंत्र और ये सब एक मजाक बन के रह जाएगी। इस पे जितने भी लोग इस बात को समझते हैं, ये कई साल से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में और जो पत्रकार हैं या दूसरे बुद्धिजीवी हैं उनमें चर्चा है कि ढांचे जो है चरमरा गए हैं। अब सवाल ये उठता है, जो चंडीगढ़ में जो शायद वो नगर निगम का इलेक्शन था और एक आदमी वहां सिग्नेचर बना रहा था, उसकी फोटोग्राफी हो गई, तो हम ये कहते हैं कि यदि कानून में भी कोई कमी थी तो कानून बनना चाहिए था उसी वक्त, कि आगे से कोई लोकतंत्र के साथ इस तरह का अन्याय ना करे। दूसरी बात ये कि जो प्रोविजन हमारे यहाँ है, जैसे मान लिया इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, अधिसूचना जारी हुई तो पावर मुख्यमंत्री की खत्म हो गई या प्रधानमंत्री की खत्म हो गई, और उस वक्त जब प्रधानमंत्री को रिप्लेस करके या मुख्यमंत्री को रिप्लेस करके इलेक्शन कमीशन बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी इस मुल्क के प्रति और ज्यादा बड़ी हो जाती है, प्रधानमंत्री से बड़ी और मुख्यमंत्री से बड़ी। तो उसको बहुत निहायत ईमानदार होना चाहिए। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब हम अंग्रेजों को हमने भगाया तो हम किस लिए भगा रहे थे और क्यों हम आजादी की बात कर रहे थे कि हमारे हर नागरिक को वोट का राइट मिले। क्या आज वोट कटने पे वोट का राइट है? यानी एक भी नागरिक की वोट यदि कट जाए तो उसके साथ तो सरासर अन्याय हो गया। और एक एक कटते कटते कितना कितना कटेगा। मैं एक उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक आंकड़ा जो चर्चा में आजकल है, उसी से ही बात क्लियर हो जाएगी कि अन्याय तो सरासर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अब उसको देखेंगे कितना बड़ा अन्याय यहाँ हो रहा है जिसको लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये बंगलुरु का है, कर्नाटक का महादेवपुरा विधानसभा का आंकड़ा है। इसमें 11,965 डुप्लीकेट मतदाता बने, 40,009 फर्जी और अमान्य जिनके पते थे वो बनाए गए, 10,452 जो है बल्क मतदाता बोलते हैं जो एकल पते पे एक हो। ऐसा होता नहीं है, एक पते पे एक नहीं होगा, परिवार होगा, बच्चे होंगे, भाई बहन कोई ना कोई होगा उसका। एक है 4,132 जो है अवैध फोटो वाले, यानी ऐसी भी घटनाएं मिली हैं कि आदमी के मतदाता का जो उसका कार्ड है उस पे कुत्ते और बिल्ली का फोटो मिल जाए, यानी एक मजाक लोकतंत्र की बना दी है। बहुत सारे उस पे कुत्ते और बिल्ली का फोटो भी देखा गया है, यानी किस तरह की मजाक लोग करते होंगे, उसको भी आप कुछ नहीं कह रहे। दूसरा है नए मतदाता, और मेरा इसमें एक सुझाव और है, यदि कानून में खामी है तो इसकी कमेटियां बने। जैसे गांव में एक बड़ी अच्छी बात होती है, गांव में कोई वोट ज्यादातर गलत बन नहीं पाती, ये शहरों में सारा गड़बड़ होता है। जो गांव में जो है दोनों पार्टी जागरूक रहती है और वो बिल्कुल तय करते हैं ये आदमी शहर चला गया भाई, इस पते पे रह रहा है, इसकी वोट काटो, और वहां बढ़िया कटवाते हैं एक दूसरे की वोट और बिल्कुल न्याय हो जाता है। ठीक ठीक। अब जैसे लाखों लाखों वोट, ये चर्चा बनारस में भी थी, उस वक्त ये ध्यान नहीं दिया गया, पता नहीं क्या परिस्थिति रही होंगी। बनारस में जब मोदी जी का चुनाव था तो ये चर्चा कुछ पत्रकारों के दायरे में मैंने दिल्ली में सुनी थी, एक साहब 3 लाख वोट बनाए गए थे, ये नहीं पता कितने बनाए गए थे, लेकिन कुछ गलत तो है। दूसरी एक बात मैं अभी कविनगर गाजियाबाद की बताता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में मैं वोट डालने गया तो जैसे मोहल्ले होते हैं और क्रमांक से मकान नंबर होते हैं, जैसे कोई सी ब्लॉक है उसका मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, उस तरह सीरियल चलते हैं। वहां क्या पाया गया, मकान जैसे सी ब्लॉक के 4 मकान, फिर ई ब्लॉक के 4 मकान, फिर एफ ब्लॉक के 4 मकान, यानी वोट पाई नहीं रहे थे। उनका सीरियल गड़बड़ा दिया, जानबूझ के गड़बड़ा दिया। हर मोहल्ले का एक सीरियल बनता है, पहले एक मोहल्ले की वोट बनाओ, दूसरे मोहल्ले की बनाओ, तीसरे की बनाओ, वो सीरियल उन्होंने तोड़ रखा था सीधे सीधे। तो कुल मिला के बात ये आती है कि हर एंगल पे एक चीज यहाँ और भी है जो भी बलराज जी कह रहे थे, उस पर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। अमेरिका के पैटर्न को मैं पढ़ रहा था। जो अपोजिशन का लीडर होता है, जो इंटेलिजेंस की बात होती है वो उनको बताई जाती है, सरकार के साथ एक भी बात अपोजिशन लीडर के गोपनीयता नहीं बरती जाती, यानी जो सरकार जानती है वही अपोजिशन लीडर को बताया जाएगा। भारत में वो नहीं है, वो परिपाटी में नहीं है, यहाँ के अपोजिशन लीडर को नहीं बताते। जैसे राफेल की बात है कि राफेल कितने गिरे पाकिस्तान में, वो विवाद चल रहा संसद में, यानी वक्त खराब आप कर रहे हो। इनको तो बैठा के बताना चाहिए ये हुआ। यानी बाहर के मुद्दे पे भी आप यदि दोनों अलग हैं और यदि गोपनीयता में आप अलग अलग हैं तो मतभेद है कहीं ना कहीं। मैं कसाना जी थोड़ा सा इंटरवेन करना चाहूंगा। हु इज रेस्पॉन्सिबल?
हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के नाम से। अब यहाँ हम भारत के लोग हैं, शासन करने वाले लोग, तो जनता इतनी मतलब थी कि बहुत इजी थी, कोई पता ही नहीं जनता को, कोई अवेयरनेस नहीं, और इतने कैंप लगे, इतने चुनाव में मत डालने के लिए इन्होंने बहुत खर्चा किया परसेंटेज बढ़ाने में। मैं यहाँ लाना चाह रहा हूं आपको, परसेंटेज बढ़ाने के अंदर इन लोगों ने इतना खर्चा किया। आज तक भारत में करोड़ों रुपए खर्च हुए। क्या आप आइए, बाहर आइए, हम आप चुनाव मतदान में हिस्सा लीजिए, मतदान में, लेकिन हिस्सा लेने वाले लोग सारे फर्जी थे। हु इज रेस्पॉन्सिबल? कौन रोकेगा इनको? यहाँ हंसी छूटती आज है। देश की प्रजातंत्र की व्यवस्था खोखली हो गई उस चुनाव आयोग के कारण से। नकली लोग आ गए और चुनाव आयोग अपने आप में आंख मूंद के बैठ गया, क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की नियुक्ति सरकार की उसके चोटी हाथ में, तो हम चोटी भी छुड़ा नहीं पाए। ये सुप्रीम कोर्ट कह नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलग इन्होंने 3 आदमियों के सिलेक्शन किया, तो 1 आदमी तो रखा विपक्ष का, 2 इनके रख दिए। कोई जनता सड़क पर नहीं आई, किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये कोई ढांचा होता है क्या, जिस ढांचे को कौन संभालेगा, चोर चोर मोशेरे भाई। तो ये जो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ये बात क्यों नहीं आ रही है? यदि प्रजातंत्र खत्म होता है, डेमोक्रेसी खत्म होती है, और हम चुनाव ही सही नहीं करा पाते इस देश के, तो डेमोक्रेसी का मायने ही नहीं है। हु इज रेस्पॉन्सिबल? इस पे क्या टिप्पणी करेंगे सर? जैसे इस तरह देखेंगे, जैसे कलेक्ट्रेट में अक्सर हर जिले में एक बोर्ड मिलता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट पे पैसा तो खर्च करते हैं, शराब पीना जो है निषेध है, इसके बोर्ड लगते हैं हर जिले में। और फिर दूसरे एक बराबर में बोर्ड लगता है, शराब का टेंडर फला डेट को छूटेगा। वही खेल यहाँ पे आप, कलेक्टर जो है वो प्रचार करेगा, साहब वोट डालिए, परसेंटेज बढ़ाइए। वही कलेक्टर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में वोट डालने नहीं देगा। जब जब जैसी जिसकी सत्ता होगी, वहां इतनी फोर्स लगा दी जाएगी, इतना टेरर बैठा दिया जाएगा। और हमने देखा कि मुस्लिम इलाके का वोट परसेंटेज बहुत डाउन चला जाता है। वही डीएम नालायक प्रचार करेगा, साहब वोट बढ़वाइए, और बड़े बड़े पोस्टर छपेंगे। मैं फिर इंटरवेन कर रहा हूँ सर। मैं 3 बार जोनल मजिस्ट्रेट रहा हूँ। मेरी ड्यूटी 1 महीने पहले लगी है। 1 महीने पहले हमने गाँव में जाके ये पता कहा कि कौन से गुंडे हैं, उनको आइडेंटिटी किया, उनको पुलिस को इनको रिपोर्ट किया कि ये लोग हैं जो दखल कर सकते हैं। फिर हमने ये पता किया कि कौन सा पैसा कहाँ आ रहा है, शराब वगैरह, इसका पता किया। हम 1 महीने तक घूमे, हमें सरकार ने टीएडीए दिया। ये मेरे जिंदगी के 3 जोनल मजिस्ट्रेट के एक्सपीरियंस है। जब मैं पद में छोटा था तो छोटी लेवल की मिलती थी, एज ए जोनल मजिस्ट्रेट, यहाँ पवार साहब भी बैठे हैं, मेरे समकक्ष कई साथी हैं जिन्होंने एज ए जोनल मजिस्ट्रेट काम किया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हिस्सा थे हम, और हमें पावर दिए गए मजिस्ट्रेट के, फुल पावर थे। 8 सिपाही मेरे साथ होते थे, एक गाड़ी होती थी पूरी, और हम पूरा खर्चा करते थे। और वोट हम सही नहीं डला पाए, तो इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या ऐसा कोई तंत्र नहीं कर पाए इस देश के अंदर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं खड़ी कर पाया। गांवों की बात आपने सही कही, वहां सरपंचों के चुनाव में वोटों के अंदर जरूर ये खींचतान हो जाती है, बाकी इसमें नहीं होती है। एमएलए एमपी में ये नहीं होता, वहां ठीक है चला लेते हैं, चलो चलने दो। तो आप 2 मिनट में बात करें, फिर मैं थोड़ा मलिक साहब से इस पे टिप्पणी लूंगा, हु इज रेस्पॉन्सिबल, और फिर अपने साथियों को भी इसके अंदर सवाल लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनाव नकली हो जाए? इतने मजिस्ट्रेट, इतना ढांचा, इतनी पुलिस, इतनी फोर्स, इतना पैसा, इतना प्रचार, और वोट फर्जी पड़ गए, तो ये क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या हुई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो फर्जी हो गई पूरी की पूरी। सबने मजाक बना रखा। सीधे सीधे मेरी बहुत सारे अफसर से बात हुई चुनाव में, जो आंकड़े आते हैं दिन भर के, वो फर्जी होते हैं सारे। पहली तो यही बात है, इससे तय हो गया, जो आपका आंकड़े फर्जी, तो आपका चुनाव सही कैसे हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात ये भी है कि पूरे सिस्टम में जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, वो कभी भी अपने इलेक्शन के प्रचार के दौरान जनता को अवेयर नहीं करते। ये खामी है। अभी किसी विदेशी अखबार ने लिखा है कि सबसे ज्यादा मूर्ख मतदाता भारत में होते हैं, ये छपा है थोड़े दिन पहले अभी। तो इस पे हम जैसे जो लोग हैं, शायद वही 10% काम कर पा रहे हैं, जो शासन और अपोजिशन जो उन मुद्दों पे तो है ही नहीं। दूसरी बात एक और भी है, हम लोकतंत्र में नहीं जी रहे। यदि लोकतंत्र में जीते तो ये सुप्रीमो शब्द हमारे मुल्क में नहीं होता। जैसे मायावती सुप्रीमो, अखिलेश सुप्रीमो, राहुल सुप्रीमो, ये सुप्रीमो तंत्र को तोड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र वहां भी नहीं है जब तक हम पार्टियों में लोकतंत्र ना लाएं। यानी एमएलए का जो सबसे छोटा वो है, उसका टिकट भी 24 अकबर से मिले, या उसका टिकट भी जो आरएसएस से मिले। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक सिस्टम पे हम काम करें,
और ये नहीं, जनता जिम्मेदार पब्लिक है कि तंत्र है? सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। मैं मलिक साहब से भी यही सवाल लगभग इसी के इर्द गिर्द बात देखिए करूंगा कि ये देखिए तंत्र गड़बड़ है। जिस तंत्र को, फर्जी तंत्र को खड़ा ही क्यों किया? जो नहीं तंत्र है बिल्कुल निकार खटारा नहीं तंत्र है हो। ज- जो विद्वान लोग हैं राजनीति के, वो ये कहते हैं कि जनता कभी गलत नहीं होती, जनता कच्चा माल होता है, जैसा उसको बनाओगे। मान लिया ठीक इसी है, मुल्क में बेहतरीन पॉलिटिशियन रहे ठीक है, होंगे, आपकी बात आ गई कसाना जी की जनता सुप्रीमो है, जनता को ये करना चाहिए। मलिक साहब, आप क्या टिप्पणी करेंगे कि हु इज रेस्पॉन्सिबल? इतने बड़े फर्जीवाड़ा हो रहा, अच्छा पूरे देश में हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है। मैंने तो खुद ने चुनाव लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैं एज ए जोनल मजिस्ट्रेट भी मैंने बहुत चुनाव कराए हैं, पंचायत से लेकर के एमपी तक के सारे, और नगर, लेकिन सारी व्यवस्थाएं हैं। मलिक साहब, आप अपनी टिप्पणी को 2 मिनट 3 मिनट में कहें, फिर कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं। एमएल साहब का कर रखा है, कुलदीप नागर का कर रखा है, इनसे भी हम बात लेंगे, हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं। तो मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हु इज रेस्पॉन्सिबल? क्या ढांचा खड़ा हुआ? जिस ढांचे का मतलब ही नहीं हो उसको क्यों खड़ा किया हमने? हमने संविधान के तहत जो संस्थाएं बनाई हैं, वो 2 संस्थाएं तो बदमाशी कर सकती हैं, सरकार और पार्लियामेंट। इन दोनों की ये बदमाशी ना कर पाए, ब्यूरोक्रेसी, सरकार गड़बड़ ना कर सके, पार्लियामेंट भी बदमाशी पे उतारू ना हो, गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून ना बना पाए, या सरकार को रिस्पॉन्सिबल ना ठहरा पाए, सरकार को लगाम ना लगा सके। आज सरकार को लगाम नहीं लगा सकती पार्लियामेंट, जिसकी ड्यूटी है। उसको सरकार पे लगाम लगाने के बजाय हर हर मोदी कर रहे हैं या राहुल गांधी कर रहे हैं, ताड़ियां पीट रहे हैं जुड़ों की तरह से। नहीं, आप ये इसका मतलब जनता में दोष मान रहे हैं? हु इज नहीं 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 नहीं, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट जनप्रतिनिधि हमारे, और उसके बावजूद सबसे ज्यादा दोषी कोई है तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है। इनकी ड्यूटी है ये दोनों बदमाशी करें। तुम्हें रात को जाग के भी कैमरे की तरह, जैसे कैमरे में सब कुछ चलता रहता है ना, आप सोते रहते हो फिर भी कैमरा चलता रहता है, ये वो है संविधान के तहत इनकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। कोई मुकदमा आएगा, जब तो 2 आदमियों का मुकदमा तो आएगा, इनको पता नहीं चलता भाई किस किस में लड़ाई है 2 आदमियों में, मगर देश की लड़ाई और देश के साथ भ्रष्टाचार, अन्याय, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार, प्राइम मिनिस्टर बकवास करे, हिंदू मुसलमान करे या कोई और गलत काम कर ले, पार्लियामेंट में अफरा तफरी हो और वहां पर सेशन ही ना चल पाए, वहां 100 आदमियों को सस्पेंड कर पाए, तो सुओ मोटो एक्शन लेने की पावर है, ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। सबसे ज्यादा फेल अगर किसी ने किया इस देश को तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5-10% आज तक काम किया है। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन चौकन्नी और अपना काम करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो चोरी चकारी से होते हैं, अभी वो सिस्टम चोरी चकारी का है। पार्लियामेंट जनप्रतिनिधियों को उनकी वो करनी चाहिए अपॉइंटमेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर या कोई कोलिजियम। सर मैं थोड़ा सा इंटरवेन, एनजीएसए एक्ट जो था वो मैंने संसद की, चूंकि शैडो कैबिनेट में काम करता हूं, पूरा मैंने सुना। एनजीएसओ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नो बेंच ने, आपके सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया, ठीक किया। क्यों? जो व्यवस्था उसमें की गई थी एनजीएसए में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो बनी था वो कमेटी, उसके अंदर ऐसी व्यवस्था की थी कि जैसे चुनाव आयोग में अपॉइंटमेंट करेंगे, अब यदि आप इससे करें, जज करें, उसको नियुक्त किया, ये सांसद करें, ये तो मामला ही टोटल फर्जीवाड़ा। ये भी फर्जी, वो भी फर्जी, हम कहाँ जाए? नहीं, कोलिजियम पे आरोप था, वो भी अपने लोगों को भर्ती करे थे, जजों के बच्चों को। ठीक बात है, उधर से सरकार एनजीएसए एक्ट है, आपने ये जो बना था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी फर्जी था। मैं तो उसकी उसमें रहा हूँ बहस में, मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ। आपकी वॉइस कम हो रही है सर, कोई सरकार भी अपने, आ रही आवाज कम, हाँ आवाज थोड़ी कम हो रही है, तो चल मैं डायरेक्ट बात करें। हाँ ठीक है सर, अब आ रहा। हाँ, ये सारा का सारा सरकार भी अपने पपेट बनाना चाहती थी, वो जजों के रूप में अपने पिल्ले बिठाना चाहती थी, पिल्ले। बात वही थी, सरकार बनाए या जज बनाए, इसलिए दोनों जगह बदमाशी चल रही है, दोनों जगह बदमाशी है, दोनों सही रास्ते पे नहीं है, दोनों गुस्ताखी कर रहे हैं देश के साथ। ये काम है। थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर, मैं फिर आप थोड़ा आवाज ठीक कर ले, तब तक मैं बीच में ले लेता हूँ। दो ने हैंड रेज किया है। एमएल सर आप बताइए, आप सेशन को उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम इस बात के लिए कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, हु इज रेस्पॉन्सिबल, ये
क्यों बढ़ाई हमने, ऐसे ढांचे क्यों खड़े किए? न तो सीएजी प्रॉपर काम कर पा रही है, न इनके ये आयोग काम कर पा रहे हैं, न ये चुनाव आयोग कर पा रहा है, न ये जो आपकी जीएसटी की काउंसिल है ये कर पा रही है। ये बहुत बड़ा एक गड़बड़ जाला हो गया इस देश के अंदर। हमने बना दिया लोगों को, गाड़ी घोड़े दे के, लश्कर दे के, टीए डीए दे के बहुत कुछ कर दिया। तो एमएल सर कुछ आप कह रहे थे, अपनी बात को रखो, वरना मैं लेता हूं इनको अपने डॉक्टर कुलदीप को। चलो डॉक्टर कुलदीप, आप अपनी बात को रखिए, आप कहना चाह रहे थे। माइक खोलिए सर आपका। हेलो सर, नमस्कार सभी को। हाँ नमस्कार सर। मेरा कहना इसलिए, आपका जो एक सवाल बेसिक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वर्किंग नहीं कर पा रही है। मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली, और इसके ऊपर जुडिशरी, ये मोटे मोटे तौर पर 4-5 संस्थाएं हैं। आप बॉडी कह सकते हो, एक सिस्टम कह सकते हो, जो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। अब इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? सवाल वहां से है। अगर इनको कंट्रोल करने वाला आदमी तक आप पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे, तो आपका जो सवाल है उसका जवाब मिलेगा कि ये काम क्यों नहीं कर पा रही है ढंग से। सपोज आज की डेट में आप समझिए कि आप जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इलेक्शन कमीशन के अंडर सारी पावर चली गई, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर सारी अनवैलिड हो गई। अब इलेक्शन ऑफ कमीशन किसने बिठाया? जो उसका भी चेयरपर्सन है, वो उसके हाथ में पावर होगी, वो उसको कौन बिठाने वाला? आप उसको देखोगे, फिर देखोगे पिछली गवर्नमेंट किसने बनाई। कुछ गवर्नमेंट को इतनी पावर कहां से आ गई कि कुछ पॉलिटिशियंस को, कि वो सारी चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। मान लीजिए डॉक्टर साहब देखो, ऐसा है कि जो आपने बात रखी ना, यही बात मैं कर रहा था, लेकिन बात यहाँ थी कि लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि आपने इसको नहीं बनाया, इसको जो ये इलेक्शन कमीशन की बॉडी बनी, इन्होंने एक्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून दिया कि भाई चीफ जस्टिस को भी ले लो, तो उन्होंने कहा कि तुमने तो कानून बनाने का कहा था, मेरी मर्जी आए, तो इन्होंने बनाया। बनाने के बाद में लोग बेचारे क्या करते, कोर्ट जाते। जैसा मलिक साहब ने कहा ना कि कोर्ट अपनी 10% ड्यूटी कर रहा है और बहुत लंबा प्रोसीजर है। अभी इनको तुरंत प्रभाव से ये कानून आते, एनजीएसए पे तो इन्होंने तुरंत दे दिया। एनजीएसए आया तो क्योंकि वो जजों को वो डायरेक्ट हिट कर रहा था, उनके चेले चाटे नहीं भर्ती हो रहे थे कॉलेजियम से, तो उन्होंने तुरंत नो बेच बैठे और तुरंत फैसला ला करके जनता के सामने दे दिया। अब ये जो चुनाव आयोग का फैसला है ये नहीं आ पा रहा है, इस पे मलिक साहब आप दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये क्यों नहीं आ पा रहा है? सर मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, कह दीजिए आप, फिर मैं इन पे टिप्पणी लेता हूँ कि ये क्यों नहीं आ पा रहा बात। मैं जुडिशरी का कोई बहुत ज्यादा ज्ञाता हूं नहीं, बीइंग अ सर्जन, ठीक है। एक लाइन में उस बात को मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि जुडिशरी मेरी नजर में, जो मेरी समझ है, वो एक ऐसा सिस्टम है, उसके पास में ऑलमोस्ट हर बात के डिसीजन को मनाने के लिए दोनों लॉ हैं, चाहे उसको गलत साबित करना हो, चाहे उसे सही साबित करना हो। उस टाइम पर किसका, उसके रेफरेंसेस भी हैं, ऑलरेडी सिस्टम में रेफरेंसेस भी पड़े हैं। वो जब चाहे तब उसको इस्तेमाल करके तब मनमर्जी अपने हिसाब से अपना डिसीजन दे देते हैं। अच्छा, उससे ऊपर मैं आता हूँ, मैं वहां तक नहीं जा रहा, मैं उससे ऊपर। मैंने जो बोला इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं कह रहा हूँ आज की डेट में एमपी आपको 272 चाहिए, जितने भी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजोरिटी के लिए। आप आज की डेट में कौन सा ऐसा एमपी है जिसे 50 करोड़ दे दिया जाए और वो पासा नहीं पलटेगा? आज एक बिजनेसमैन इंटरनेशनल मार्केट में बैठा हुआ, जो भी आज की डेट में टेस्ला कह लो, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला कह लो, या XYZ नाम कोई भी ले लो, मैं नाम आपको हमको भी आधे से ज्यादा नाम नहीं है, ये भी उनके पपेट हैं। वो लोग तुरंत आज अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आइदर अनकॉन्स्टिट्यूशनली चाहे, उनके पॉलिसी के जो उनको बेनिफिट कर रहा है उसके खिलाफ एक भी डिसीजन, वो बात तो देखो डॉक्टर साहब, ये बात कई बार हो चुकी है, बहुत मंचों पे होगी कि कॉर्पोरेट की दखल भारी है, दुनिया के अंदर है कॉर्पोरेट की दखल। मैं थोड़ा सा मलिक साहब से आपके इस सवाल की दिशा को पकड़ लूं। मलिक साहब जी
आवाज आ रही हाँ है? मलिक साहब, आप ये बात बताइए कि इनका चिंतन और मेरा डायरेक्शन एक ही है कि वहां कौन है इस चीज की चोटी पकड़े। तो स्थिति ये है कि कोर्ट को चेक एंड बैलेंस के लिए रखा, वो भी थोड़ा फेल हो रहा है, और लंबा खींच रहा केस को। तुरंत जवाब आए तो कुछ बात होती है। बड़ी भारी लेकुनाज हैं, 2 4 5 जज वकील हैं सीनियर, वो कुछ मुकदमों को पीएलआई पे अपना हिसाब से चला रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है। तो इसको क्या कहाँ अपन माने कि एक चुनाव आयोग का ये फैसला भी नहीं आ पा रहा है। हो जाता तो अभी तक कुछ हो जाता कि नहीं, तुमने भैया ये गलत रखा कि 3 में से तुम्हारे रख दिए 2, तो फिर तो तुम जीतोगे ही जीतोगे। तो मामूली बात एक लेमैन जानता है। तो इतना कोर्ट को क्या लंबा लगा कि साहब जुडिशरी बड़ी या संसद बड़ी। अब संसद के अंदर बहुमत बड़ा, बहुमत तो किसी का भी हो सकता है, तो बहुमत के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती क्या जुडिशरी के? तो जुडिशरी तो फैसला दे सकती है, दिए हैं कई फैसले दिए हैं। तो विवेचना होती है तो जुडिशरी को देना चाहिए कि नो यू आर रॉन्ग। तो क्या टिप्पणी मानते हैं इसमें? आप में कितनी कोर्ट की कितनी शिथिलता है कि एक चुनाव आयोग के अंदर एक जजमेंट को नहीं दे पाए। पब्लिक की इच्छा थी कि एक आदमी ऐसा घुसे बीच में, 3-2 का बैलेंस हो जाए, क्यों नहीं हुआ ये? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, बैलेट पेपर के इलेक्शन के लिए बिल्कुल देश के साथ न्याय नहीं कर पाई। फैसला दिया है, न्याय नहीं किया है। और अब वक्त है, अब कम से कम बहुत सारे आप लोग देख रहे होंगे, देश के अब बहुत सारे वकील खुल के बोल रहे हैं जुडिशरी के खिलाफ। क्योंकि दूसरे लोग बोले तो उनको तो पहले तो पूरा देश ही लगा हुआ था कि जुडिशरी जिसको चाहेगी कंटेम्प्ट कोर्ट में बुला लेगी, सजा कर देगी, फलाना कर देगी, ढिकड़ा नपुंसक बना दिया था देश इन्होंने। तो हम अब कई बार बोलते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, वकील नहीं करते, जज खुद करते हैं। अब उनकी रिकॉर्डिंग होती है, उनका चेहरा भाव। थोड़ा सा इंटरवेंट कर दूं सर, मैं भी थोड़ा एलएलबी टच किया हुआ हूँ। मुझे हाँ। एक ही चीज समझ में नहीं आती कि बेंच बनाने के अंदर भी जब किसी व्यक्ति विशेष की चलती हो तो वो कई जेल में सड़ गए बेंच बनाने के अंदर के, इसको इस बेंच में भेज दो। तो ये जजमेंट कहाँ होगा? देखिए, ये है जुडिशियल इनडिसिप्लिन। इसका सबसे ज्यादा उदाहरण ताजा आया था जब गोगोई चीफ जस्टिस था। वो खुद चोर था, किसी महिला की छेड़खानी में खुद ही थानेदार बन गया, खुद ही न्यायाधीश बन गया। उससे ज्यादा हमारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट खन्ना था, वो उस सभा का वो बन गया धृतराष्ट्र का भीषण पितामह। वो बदमाश प्रेसिडेंट भी जाके शनिवार के दिन उस अदालत में जाके खड़ा हो गया, उसको सपोर्ट कर दिया, देश को मूर्ख बना गया। जाना चाहिए तो उसको ठोकना चाहिए था जेल में उस चीफ जस्टिस को, ऐसे बदमाश को जिसने हमारे जुडिशियल सिस्टम पे खलल लगाया। ऐसे कृष्णा जी, आप 1 मिनट में अपनी टिप्पणी रखो। रूपचंद जी ने हैंड रेज किया, उनको भी मैं ले लेता हूँ। आप क्या सोचते हैं कि क्या मैं आपको राम राम करता हूँ क्योंकि मैं अभी कहीं जाना है मेरे को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ नहीं, आपका टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं, वो तो सब आपके जो बात है आप पहले कह सकते हैं, फिर हमारा डिस्कशन चलता रहेगा। यू आर फ्री फॉर दिस सेशन। मेन पैनलिस्ट आपकी कोई पेंडिंग बात है तो आप पहले रख सकते हैं सर। हाँ, मैं लोगों को थोड़ा इंटरवेंट करवाना चाह रहा था इस हिसाब से। हाँ, कोई बात हो तो आप बात रखिए। तो मैं तो सुनना चाहता, पूरी आप सबकी सुनना चाहता मैं। दूसरा क्या है, देखो, हर एक अपनी जगह सुप्रीम है कई मामलों में, पार्लियामेंट की अलग ड्यूटी है, एग्जीक्यूटिव की सरकार की अलग ड्यूटी है, और इन सब की ड्यूटी पे मेन ड्यूटी अगर कोई है, चौकीदारों का चौकीदार जो हमारा है वो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट उसमें ड्यूटी में फेल हुआ है। जितने आपका माइक डिस्टर्ब हो रहा है सर, माइक आपका। नहीं, अभी भी हो रहा है क्या? हाँ, कभी थोड़ा कभी रुकता, कभी ऐसे होता। अच्छा, वो सिग्नल की कमी से हो जाता होगा, नेट की वजह से हो जाता होगा। देखिए, जितनी देश में अफरा तफरी है, जितना भ्रष्टाचार है, जितने निरंकुशता है, जितने हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, और जितना इलेक्शन कमीशन बिल कर रहा है, ये सारी की सारी किसकी छत्रछाया में हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट की छत्रछाया में। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगले दिन इलेक्शन कमीशन को बुलाए, अगले दिन ही प्राइम मिनिस्टर को बुलाए, इधर बिल्कुल सर, यही मैं आपसे चाह रहा था कि अपेक्षा करें। कृष्णा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप लोगों को, आप सुप्रीम कोर्ट में हो, आप लोग, जनता ये चाह रही है कि ये 10 दिन में फैसला हो जाए कि ये कौन बनेगा यहाँ का, ये सारा झगड़ा मिट जाए कि कौन बनेगा। ऐसे थोड़े बनता है कि आप 2 आदमी चुन के बैठ गए, एक आदमी को आपने विपक्ष के लीडर को कह दिया, ऐसे थोड़ी चुनाव होता। ये कोई कानून थोड़ा ही हुआ, दादागिरी का कानून था ये। तो क्या टिप्पणी देंगे? फिर रूपचंद जी आप अपनी बात को रख दीजिए। हाँ कृष्णा जी, आप अपनी 1 मिनट में अपनी टिप्पणी दो कि छूट गया। हाँ रूपचंद जी, आप आ जाएं।
सबको नमस्कार, खासकर प्रहलाद जी को और एडवोकेट साहब दूसरे को। मेरा एक ही वो राय है कि वी द पीपल के सामने अगर कोई सीधा अकाउंटेबल है तो ना तो जुडिशरी है, ना एग्जीक्यूटिव है, ना इलेक्शन कमीशन है, ना सीएजी है, ना कोई दूसरे आयोग है। अकाउंटेबल अगर है पीपल के सामने, वी द पीपल के सामने, तो वो है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। और उसका हाल ये हो गया है, ये अपनी वजह से या उनकी वजह से, कि 19 में 43% क्रिमिनल थे, आज 46% है। पिछले बार 88% करोड़पति, अब 93% करोड़पति हैं पार्लियामेंट में। अब जो हम चुनते हैं उस चुनने में हमारा फॉल्ट कहाँ नजर, एक बात तो ये आ गई। अब सरकार जो है वो 3 एंगल से अकाउंटेबल है। एक तो अकाउंटेबल है डायरेक्ट पीपल से, एक अकाउंटेबल है अपने समकक्ष साथी या अपोजिशन हो गया, दूसरे हो गए वगैरह, और एक अकाउंटेबल है ऑटोनमस बॉडी, जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आ गए और मीडिया आ गए। तो यूनिवर्सिटीज का हाल आप देख लो, जहां क्वेश्चन होते थे, रेज होते थे, उनका पोजीशन देख लो आप। मीडिया का हाल देख, मतलब समझो डायगोनल वो अकाउंटेबिलिटी है वो सरकार ने पहले खत्म कर दी है, एक बात। दूसरा रहा हॉरिजॉन्टल, के जो उसके समकक्षी करते हैं जैसे अपोजिशन वगैरह, उनको तो वो धारता ही नहीं है। और तीसरा था कि लोगों की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, जहां लोग वोट डालते हैं, उसका एग्जाम्पल आपने बंगलौर के मध्यपुरा वो महादेवपुरा में देख लिया। तो इसका मतलब कि ये जितना कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज कर चुके हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिपेयर करना अगले 25 साल 30 साल लग जाएंगे, जितना डैमेज कर चुका है इस वक्त, जहां तक हो चुका है कि ये तीनों डैमेज जो हुए हैं, कि जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है, और एक अकाउंटेबिलिटी डायरेक्ट पीपल से, उसका भी आपके सामने एग्जांपल है। इसका वी आर हेडिंग टुवर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच फुली सपोर्ट्स द रिलीजियस ओरिएंटेड और कल्चर ओरिएंटेड डिक्टेटरशिप लाइक पाकिस्तान। वो हमसे 40-50 साल आगे, हम उसके पीछे चल रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, हम हमारे साथ में फ्रांस से फूल कुमार जी मलिक भी जुड़े हुए हैं। तो फूल कुमार जी, हमारा राफेल का केस यहाँ कोई चला नहीं और वहां चला, और आप थोड़ा बहुत मीडिया को टच करते होंगे, तो आप क्या सोचते हैं कि जुडिशरी के मामले में कहीं हम थोड़ा पेपर वगैरह देखते ही होंगे, आप एनर्जेटिक भी हैं, मीटिंगों में आते रहते हैं, तो फूल कुमार जी, आपकी फ्रांस के बारे में टिप्पणी, कंपैरेटिवली इंडिया के जुडिशियल सेटअप पे हम कमियां निकालने के अंदर कभी जुडिशरी में निकाल रहे हैं, खुद अपने आप में निकाल रहे हैं, कभी कुछ कहीं निकाल रहे हैं, तो ये बड़ी परिस्थिति होच पोच है। ये एक दिन में कहानी नहीं गढ़ी गई है। ये कांग्रेस से लेकर के बीच में जो भी आए हैं, सब ने अपने अपने तरीके से, जैसा कि मलिक साहब ने पहले कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ ही नहीं पाए, हमने इन्हें राजा बना दिया, इनको ये बना दिया, तो वो माइंडसेट हमारा वो था, वो वही रह गया, और हम बीच में से कोई रास्ता ही नहीं निकाल पाएगा। हम भारत के लोग जो है वो दुबक के बैठ लिए, कोने में बैठ लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे फूल कुमार जी, अपनी बात को रखें। क्या फूल जी, आवाज नहीं आ रही है मेरे यहाँ? कोई क्या बात है, क्या शुरू नहीं किया आपने? माइक तो खुला आपका, क्या मेरे सिस्टम में कोई गड़बड़ है? फूल कुमार जी, आवाज नहीं आ रही है अपने पास? आप देखो, आपके लैपटॉप या सिस्टम में कोई मिस्टेक है। तब तक के लिए किसी और को ले लिया जाए। हाँ, अब आ रही है आवाज। क्या कोई दूर से थी आवाज? हाँ, फूल कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो किसी और को लेते हैं। और कोई हैंड रेज करके? एमएल पटवारी ने पहले हैंड रेज किया था। पटवारी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो?
हाँ डॉक्टर साहब, आपकी कोई बात पेंडिंग रह गई लगती है मुझे, तो आप अपनी शॉर्ट में अपनी बात को कहें ताकि जो हमारे पैनलिस्ट आए उनका हम उपयोग कर सकें। सेशन रिकॉर्डेड है इसलिए बात सिस्टम से जाए, लोगों तक टू दी पॉइंट बात जाए। हाँ फूल कुमार जी, हाँ ठीक है, तो डॉक्टर साहब थोड़ा रुक लीजिए, उनसे ले लेते हैं। हाँ फूल कुमार जी बोल दीजिए। हाँ जी, नमस्कार पहले तो आप सभी को, और खासकर आपको धन्यवाद बलराज सर और कसाना सर जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट उनको लाने के लिए। बलराज सर तो मेरे को पहले भी जानते हैं, हम लोग पहले भी खाप वाले केस पे हमने काम भी किया था साथ में जब सुप्रीम कोर्ट में चलता था। तो सर नमस्कार। राफेल वाले पे आपने मेरा ओपिनियन पूछा है, तो उस पे तो यहाँ तो ये लोग इनसे नाराज हो गए हैं क्योंकि इनकी पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ये अपनी पब्लिक के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये ऐसे छुपाते नहीं इन चीजों को। तो इनको तो जवाब चाहिए था भाई, अगर वो गिरे हैं तो हमें बताओ क्यों गिरे हैं, और क्योंकि उनको वो चीज छुपानी है और वहां पे उनको अपनी इज्जत बचानी है, तो इस चक्कर में वो इनके नहीं, आप पॉलिटिकल फूल कुमार जी, आप पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं। सरकारें आपस में भिड़े, मैं जुडिशरी कंपेयर कर रहा था कि उस जुडिशरी में किसने डाला ये केस और उस जुडिशरी ने क्या आगे बढ़ाया, और भारत जो है ये इसमें सेखी बगाड़ते हैं। देखो राफेल में भी राहुल झूठ बोल गया, ये बिल्कुल फर्जी केस हो रहा। ये जो भी केस ले जाता सुप्रीम कोर्ट में या फर्जी घोषित होता था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, सिस्टम ही ऐसा है। तो फ्रांस का कौन लाया, जुडिशरी किस लेवल पे आई, वहां का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ फ्रांस था उसने क्या रोल किया, ऐसा कुछ आपके पास में इनपुट हो तो उसको थोड़ा हमारे साथ शेयर करिए। क्योंकि ये केस इंटरनेशनल मैटर का था, तो यहाँ पे ऐसे केसेस को पहले जो इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है वही लेके आती है, और वही फिर जो यहाँ की डिफेंस सर्विस डिपार्टमेंट्स उनके साथ मिलके ये खुद ही रेज करते हैं इस चीज को। दूसरा फिर जो कंपनी थी जिसके डसाल्ट सिस्टम के ये विमान थे, तो उन्होंने, क्योंकि उनकी अपनी ब्रांडिंग की बात थी, तो उन्होंने फिर यहाँ पे कोर्टों में भी अपील किया कि हमें वहां से क्लैरिटी दिलाओ क्योंकि हमारी ब्रांड का नुकसान हो रहा। तो यहाँ सिस्टम क्लियर है क्योंकि एक तो ये डेवलप्ड कंट्री है और ये ऑलरेडी अपनी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मतलब ये लीडर माने जाते हैं इन चीजों में, बहुत पहले से ये चीजें सुलझा के बैठे हैं कि ये बचकानी चीजें नहीं करनी, की जनता को अपनी बपूती मानो या वो करो, क्योंकि जनता ने यहाँ पे वो जो इनकी रानी थी उसी को यहाँ सरेआम पब्लिक में निकाल के कत्ल कर दिया था। तो ये लोग इन मामलों में बहुत क्लियर हैं, और यहाँ सिस्टम वो आपने जो पूछा सवाल उसका जवाब यही है कि 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, खुद डिफेंस जो सर्विसेज हैं वो, और डसाल्ट सिस्टम, और तीनों ने ही इंडिया से डिमांड कर रखी है कि हमें ये चीजें दो क्लियर करके, क्योंकि इनकी रेपुटेशन की भी बात है और इनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली बात भी है। तो ये है इस मामले में। तो बाकी तो खैर आज काफी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इसमें एक मिनट में कसाना जी और मलिक साहब आप टिप्पणी करिए कि इंटरनेशनल जुडिशरी के कंपैरिजन में हमारी जुडिशरी लॉस बहुत ज्यादा कर गई या ये सिस्टम इतना ही है। फिर मैं डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे, कुलदीप जी का काफी इच्छा है, तो क्या मतलब जैसे हम यहाँ राफेल को बिल्कुल फ्लॉप में ले गए, जनता को लग रहा है। सर मैं आपको बता दूं कि मैं भी थोड़ा बहुत सोचता हूं और आम लोगों से भी चर्चा करता हूं, लोगों के दिमाग में है कि यार ये गलत जजमेंट हो रहा है, ये राफेल में सीधा फर्जी बड़ा दिख रहा है, इतना पैसा इतना किसी को ठेका देना करना, चाहे मीडिया ने नहीं कहा लेकिन यूट्यूबर और सोशल मीडिया ने इन बातों को उठा दिया, तो क्या हुआ? एज एन एडवोकेट कहूंगा, लॉ स्टूडेंट में कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने देश को धोखा दिया है। क्लियर करनी पड़ेगी बात, इस बात को, क्योंकि क्या है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ बातें पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकती, पार्लियामेंट की कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकती, या इस तरह के प्रतिबंध हैं डिसिप्लिन को बनाने के लिए। मगर वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर सुप्रीम, देन द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों लोगों का मेन में एक निकाला, इनका पोस्टमार्टम करना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी भी है। इसलिए मैं कहूंगा धोखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मामले में और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, और जब एक गड़बड़ कर ली थी चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में, उसको सजाना देकर जब धोखा किया, महाराष्ट्र के इलेक्शन में जब मंडी सब्जी मंडी और भैंस बकरियों की तरह से एमएलओ की खरीद फरोख्त होकर उस सरकार को चलाते रहना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट इस देश की अपराधी है कई मामलों में, और फ्यूचर में इनको चौकन्ना होना पड़ेगा, नहीं होगा तो आपका माइक फिर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। नाम ले लेके
सुप्रीम कोर्ट भी अगर अपनी ड्यूटी नहीं करेगी तो न केवल पार्लियामेंट हाउस को, न केवल प्राइम मिनिस्टर हाउस को, सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी देश की जनता करेगी, और करना पड़ा तो जरूरी है, तो करना भी चाहिए। ये क्योंकि ठीक इन है सर तीनों को काम करना है। क्या कहेंगे अपने इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने और विधानसभा के अध्यक्षों ने भी कई सरकारों को लुटा दिया, यूं ही फेंक दी, तोड़ फोड़ कर दी, महाराष्ट्र वगैरह। ये जो भी बॉडी बनी है, ये बॉडी हमारे साथ में बिल्कुल एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, हमारी डेमोक्रेसी को तहस नहस कर रही है। विधानसभा के अध्यक्षों ने की, जितने भी अध्यक्षों को मैंने उस तरह से देखा, किया, तोड़ फोड़, इसका ले लिया, इसका नहीं लिया, मतलब ये पूरा ढांचा जो है वो एक आदमी के मुट्ठी में हो जाना, इस डेमोक्रेसी का टोटल खत्म हो जाना, एक सुप्रीम लेवल पे एक पार्टी का शासन हो जाना, ये डेमोक्रेसी को खत्म करने है। तो अब चुनाव आयोग ही खत्म कर रहा है कि वोट ही नहीं हमारा, एकमात्र हमारे पास में 5 साल में वोट था, जो ही गड़बड़ हो गया हमारा, तो बाकी बचा ही नहीं। बाकी तो हम देख रहे थे भाई राज्यपाल भी धोखा कर रहा है, हमारा विधानसभा का अध्यक्ष भी धोखा कर रहा है, हमारे जज भी धोखा कर रहे हैं, हमारे साथ में जो भी ये जितने बीडी सीआईडी एजी सीएजी एजी जितने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सब जगह था, इनके ही अपॉइंटेड हैं, इनके ही लगाए हुए चेले, ये सब कुछ था, लेकिन वोट हमारा था, वहां भी हम खा गए। बात तो इस पे क्या टिप्पणी करेंगे आप कसाना जी? फिर डॉक्टर साहब ने हैंड रेज कर रखा है, उनको भी ले लूं मैं इसमें इतना कहूंगा कि हम लोग यहाँ सब दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह दोषी है, जनता जब राम मंदिर और अच्छे विकास की बात करें तो जनता भी दोषी है, अफसर जब कावड़ियों पे फूल बरसाएं तो अफसर भी दोषी हैं, और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम भी दोषी है। हमने अपने नागरिकों को पागल बना दिया है, नागरिक सही दिशा में नहीं सोच रहे हैं, और जो हमारे स्कूल हैं वहीं से हम सब लोग आ रहे हैं, वहीं पे गड़बड़ शुरू हो गई है। हम लोगों का चिंतन खराब हो गया है, इस मुल्क में चिंतन अलग तरह का हो गया। दूसरा, बेईमानी हर रास्ते पे है। राज्यसभा में जाएंगे तो उसका सर्वे कोई निकाले तो 100 करोड़ रुपया का जहाँ रेट चलता हो, और जहाँ चीजें इस तरह की हो, वहाँ व्यापारी आते हों, बुद्धिजीवियों को आना बंद हो गया हो, पत्रकार जो आया करते थे वो बंद हो गए हों, जो और दूसरे राइटर आते थे वो बंद हो गए हों, तो हम सब दोषी सिस्टम में हैं, और हम सबको मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ अपनी बात को रख दें, फिर मैं सर 2 मिनट धन्यवाद। 2 मिनट चाहूंगा मैं। इन सब का जो आप सबने धोखा दिया, सब गलत कर रहे हैं इन सब के लिए, क्योंकि ये सारे कंट्रोल्ड हैं, ये सारे पपेट हैं, जो अगर ये उस नीति नियम के अनुसार नहीं चलेंगे तो ये कल को हटा भी दिए जाएंगे, इन पे महाभियोग भी चलेगा, इन पे जेल भी जाएंगे, सब काम करेंगे, ट्रांसफर भी होंगे, सस्पेंड भी होंगे, पोस्ट के अकॉर्डिंग उनके जो निर्णय उनसे हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर होते हुए सारे काम होंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड है। भारत आज की स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक आर्थिक गुलामी में जी रहा है। भारत की जो आज की सरकार बनी है, एक टेस्ला वाला आया था, वो चंद लोगों से मिलकर गया था, आज की सरकार में वही लोग बैठे हैं। आज का अगर टेस्ला वाला चाहे तो आज ही सरकार को ओबीसी जातिगत जनगणना मुद्दे पे या समाज जो जितनी जिसकी जनसंख्या जितनी उसकी हिस्सेदारी के मुद्दे पर तुरंत सरकार गिराई जा सकती है। नीतीश हटा दे, चंद वो उधर का तमिलनाडु, उधर का साउथ का जो है एक नेता वो हटा दे, और ये मोदी 3 लोगों से ही मिलकर गया था टेस्ला का मालिक, वो 3 ही आज ही सत्ता में बैठे हैं। वो आज दोबारा आ जाए, वो हटा दे, चाहे तो इनको दोबारा इन्हीं के एमपीओ को, इन प्रमुखों को जो बने बैठे हैं, ठीक बात है आपकी। देखो मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को समझ गया। कॉर्पोरेट जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मॉडल में भी हम चिंता करते हैं, कॉर्पोरेट दुनिया का कॉर्पोरेट आपस में इंटरलिंक है, ये लोग सब हैं, लेकिन कहीं न कहीं अवेयरनेस की एक बहुत बड़ी कमी हमारे सामने है। एक विश्व एक सरकार के तंत्र के अंतर्गत सारा दुनिया का आर्थिक सिस्टम चल रहा है, आप स्टडी कर ले, ये थ्योरी है और ये अप्रूव्ड है। इनके देश तक बटे हुए हैं, ये परिवार है, चंद परिवार जिनके कंट्री तक बटे हुए हैं। आपको मैं देशों के नाम गिनाता हूँ, पाकिस्तान ले जाओ, श्रीलंका ले जाओ, बांग्लादेश ले जाओ, आप इनकी सरकारें कैसे हटाई हैं, और जहां पे इनकी लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी, इराक ले जाओ, ईरान ले जाओ, और अफगानिस्तान ले जाओ, वहां कैसे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई, ये बहुत जनरल बात है, आम लोगों के ये जान में ये बात है, आप जो कह रहे हैं वो सभी लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया में ये सब चीजें सतह पे नहीं आई है।
ठीक बात है। इंडिया में डीपी सिंह जी, अच्छी डीपी सिंह जी आपने और हैंड रेज किया है। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, और कुछ आपकी नहीं बात आ गई कि कॉर्पोरेट की बहुत बड़ी दखल है इंटरनेशनल लेवल पर, और ये है, ये आज से नहीं बहुत पहले से है, अब कुछ ज्यादा हो गई क्योंकि चाइना और इधर जो भी है, ये मौका होगा तब हम इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे। आप डीपी सिंह जी साहब, आप अपनी बात रखिए। आप यूपी के जो पंचायत का जो सिस्टम है उसके अध्यक्ष हैं और फूल भी बरसा रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा है, सारा कुछ है। आवाज आ रही है क्या? सरकारें जब ऐसा करने लग जाती है तो क्या क्या होता है कि आप भी अपनी टिप्पणी रखिए डीपी सिंह जी सर। हाँ बोलिए सर, आपका माइक खुला है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है डीपी सिंह जी आपकी। हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ सारी संस्थाओं का, सारी संवैधानिक संस्थाओं का गिरोह बन चुका है। जो इनका सरदार है उस पे ही कुछ इस्तेमाल की जाए, कोई ताकत या कोई तरीका, कोई बेहतर है। वरना तो कमियां निकालते रहेंगे, सुझाव ढूंढते रहेंगे, होता कुछ है नहीं। जब वकीलों के सामने कोई संकट आता है तो ये भी सड़क पर आ जाते हैं, ये भी जनता को लेकर अपनी मांग रखते हैं। वो तो जनता डीपी ही सिंह जी सबसे बड़ी ताकत है, जनता तो उनके पास भी है सत्ता में। हमारे पास तो सरदार को हटाने का हथियार वोट था, वो छीन लिया हमारे से। तो झगड़ा यही तो हुआ कि वो तो छीन लिया इन्होंने। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो जो सरदार है ना इन संस्थाओं का, जो गिरोह का सरदार बना हुआ है, उसी पे अटैक होना चाहिए। बाकी तो सब बेकार है, हम कोशिश नहीं, भी उसी करते के रहे। अटैक का तो और आज जनता मीटिंग की पूरी कि भाई इलेक्शन एक संवैधानिक बॉडी है जिस पर इन्होंने कहा जी वहां तो डिस्कशन नहीं हो सकता। 6 दिन संसद ठप हो गई, 5 दिन लगातार संसद के अंदर हल्ला रहा। यही जनता उनकी भी तो है जो सत्ता में है, कुछ लाभ नहीं तो करे क्या, संसद में बोलने नहीं दे, और बाग जनता तो वोट दे तो उसके फर्जी वोट पहले पड़ जाते हैं, वोटों के लोग हो जाते हैं। तो अभी इसको करेंगे, ढांचा ही गड़बड़ है पूरा का पूरा। आप फूल कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका राजनीतिक पार्टियां अपने घर बैठ के केवल ये तो देखो दुकानदारी हो गई, कई तो चंदा होगा वो बिजनेस है, कई कई तरीके से है। हम तो घूम के आए ना इन गलियों के अंदर, घूम के आके यहाँ गम खाई कब चलो कुछ अवेयरनेस सिस्टम को डेवलप करते हैं तब तो कुछ बात नई पैदा होगी। बाकी तो ये तो है पूरा ढांचा समझ लिया, देख लिया, कर लिया, बड़ा एक एबनॉर्मल है मामला। और आने वाली पीढ़ियों को हम बिल्कुल एक धकेल रहे हैं, एक अंधेरी गुफा में धकेल रहे हैं। कृषि को खत्म करने हैं, पूरा गांव को खत्म कर रहे हैं, सारे सिस्टम को इधर कोलैप्स कर रहे हैं। ये बॉडियां बिल्कुल हमारे लिए दुश्मन की जगह काम करती है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे यूपीएससी है एक फर्जी, चाहे स्टेट पीएससी है, फाइनेंस कमीशन है। 42% 1% जम्मू कश्मीर को देगा, 41 बांटेगा। बांटने के अंदर इनको कहा, ममता ने कहा कि भाई मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं फाइनेंस कमीशन के, क्या तुमने मोदी जी की फोटो नहीं लगाई? मैं तो संसद सुनता हूं ना, जीएसटी काउंसिल है तो वहां बहुमत का शासन होता है, वहां एससी एसटी इनके जो ओबीसी के जो भी बने हुए हैं आयोग बने हुए हैं, वो बिल्कुल उनके आदमी वो नहीं है, उनके अंदर उनके ही वो चोटीदारी उनके इनकी पकड़ की है। और ऑडिटर जैसा आप बताया, ऑडिटर जनरल का है, ये 12 बॉडियां मैंने पढ़ी। इन सब का जब विश्लेषण मैं करता हूं तो ये सब के अंदर बिल्कुल इनकी चोटी, जैसा आपने कहा डीपी सिंह जी कि चोटी किसी के हाथ में है, अब वो हम छुड़ा नहीं सकते। वो वोट है हमारे पास, वो वोट हमारे से छीना जा रहा है वो, क्योंकि इसकी एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको नहीं आज पूरा 6 दिन तक संसद में हाउला होने के बाद में नहीं हो पा रहा। फिर मामूली 2 घंटे में सारी बहस पूरी हो जाए, नहीं हो रही है। तो फूल कुमार जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, बेसिक प्रॉब्लम आइडियोलॉजिकल है। आज के दिन जो रिजीम है हमारे यहाँ पे, अब देखो सीधी सी बात है, ये जो डॉक्टर कुलदीप जी भी बोल रहे थे कि भाई इंटरनेशनल कॉर्पोरेट का एक अपना नेक्सस होता है, उसके तहत कंट्री भी बढ़ते हैं, ये सारी चीजें इंदिरा गांधी के टाइम थी। लेकिन इंदिरा ने कम से कम इतना सरेंडर तो नहीं किया था। उसने अगर पाकिस्तान तोड़ना था तो तोड़ दिया था। मतलब ये जो जब आपकी जो पेंडुलम पे जब सुई जाती है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट सेंटर और एक्सट्रीम राइट जब चीज चलती हैं, तो ये जो एक्सट्रीम राइट गया हुआ ना मामला, ये या तो कंप्लीट सेंटर है, ये कंप्लीट सेंटर ही है। इनकी फिलोसफी सिर्फ एक है, ये कमजोर को तो रिप्रेस करेंगे। अभी अभी यूके ने जो 12 देशों की लिस्ट निकाल ली कि भाई सबसे ज्यादा रिप्रेस कौन से देश करते हैं अपने यहाँ पे या बाहर करते हैं, उसमें पहली बार इंडिया नाम आ गया। पहले इंडिया नाम था नहीं वहां पे।
तो मेरे ख्याल से ये जो आज का रिजीम है ना, ये सरेंडर मोड वाला रिजीम ज्यादा है, जो अपने से ताकतवर को देखता तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात ये है, लेकिन अब हमारे पास जो हथियार था ना, डीपी सिंह जी ने जैसा कहा, हमारे पास हथियार है वो लगभग छिन गया है। तो अब मेरे पास में 12 तो 14 मिनट बच रहे हैं, बाकी साथी भी अपनी बात को कुछ है। लास्ट बात ये है कि इंडिया में आज के दिन माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी कैसे रूल करे, वो आइडियोलॉजी वाले लोग उसका कहा चला रहे हो, इसीलिए वो सब कुछ एक तो सेठों पे सारा धन जो है, सिस्टम जो है वो वहां पे फोकस करवा के बाकी जनता को तंग करके रखे हुए हैं। बस यही कहानी है मेरे ख्याल से। तो और तो ठीक है कुमार जी, जनरल बात यही आई कि भाई पावर सेंट्रलाइज हो गया, और सेंट्रलाइज पावर को सिर्फ वोट से तोड़ा जा सकता था। वोट उसमें प्रॉब्लमेटिक है, हमारे साथ में इस तरह की व्यवस्था खड़ी हो गई। डीपी सिंह जी कह रहे हैं कि इनको हटाए, लेकिन वोट के सिवाय हमारे पास हथियार जो 5 साल में था वो भी बिल्कुल इधर उधर हो रहा है। अब कोई साथी अपना हैंड रेज करे, वरना मैं आप कहें तो 1-2 मिनट के अंदर मैं सबको साथियों को ले लूं। हाँ डीपी सिंह जी, अपना 1 मिनट में अपनी बात को रोको, 13 मिनट है हमारे पास। जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तो नया नहीं तो क्या करें, हड़ताल करें तो जेल जाएं। हड़ताल का ढांचा ही कोलैप्स हो गया, सारे हथियार हमारे करके देख लिया, सारा ढांचा तो कोलैप्स हो गया ना हमारा, हड़ताल भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो धर्मेंद्र जी आंचरा है, आप अपनी बात को रखें, 1-2 मिनट में अपनी बात को वाइंड अप करें कि आखिर हम एक ऐसी गुफा में आके बैठ गए जहां दीपक जगाने वाला कोई नहीं रहा। तो आंचरा जी क्या कहना चाहेंगे? सर आज तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं, तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, दूसरों से व्यू लें सर। चलो ठीक है, तो आगे मैं बढ़ता हूँ। हेमाराम जी दैया हैं, आप कुछ बात कर रखना चाहें तो माइक प्लीज जल्दी खोलकर अपनी 1-2 मिनट में बात करेंगे। साहब आपके अंदर ये बात आपने छोड़ दी, ये आपको जोड़नी चाहिए थी। जो कर रहे हैं, सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो लोगों तक बात पहुंचाते हैं। चलो जानवी स्वामी, हाँ हेमाराम जी बोल दीजिए, आपने माइक खोला, ठीक है बोलिए दया जी। हाँ जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। बड़ा सही अच्छी चर्चा हुई है सर, और चर्चा के अंदर ये रहा है कि प्रजातंत्र लगभग खतरे में पड़ रहा है, बिल्कुल, और सत्ता पक्ष वाला दुरुपयोग कर रहा है इसका। आपका कोई सुझाव? पावर सेंट्रलाइज हो गया, प्रजातंत्र खतरे में, ये बात टॉपिक पे आ गई, आपके कोई सुझाव हो तो 1 मिनट में कोई रख दें साहब। ये कर सकते हैं, हड़तालें करके देख ली, कोर्ट में जाके देख लिया, सब हो गया। जब तक जनता का विरोध पूरा नहीं होगा सर, कुछ नहीं होने वाला, विरोध के सिवा कुछ नहीं होगा। चलो जानवी स्वामी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भैया जी माइक बंद कर लें अपना। चलो आगे बढ़ता हूँ। रामनारायण जी फ्रॉम MP। जी सर, बहुत बढ़िया सार्थक चर्चा हुई, और मेरा तो एक ही सुझाव है कि आज जैसे मलिक साहब और कसाना साहब जैसे महान व्यक्ति और जानकार इस पूरे देश के जो आए थे, तो इनकी यूट्यूब चैनल या इनकी जो बातें को हम जैसे जितने भी युवा वर्ग है, क्योंकि सरकार और दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं इनको फैलाने की, तो इनकी बातों को जन जन तक कैसे फैलाएं। और हमारी मीटिंग में भी हर 2-4-5-6 मीटिंग बाद भी आना चाहिए। और इनको हम सही है, आपने सम्मेलन का कहा था मलिक साहब ने, और कसाना जी भी हैं, सम्मेलन करें इस बात के लिए, और पूरा एक चिंतन इस लाइन ऑफ एक्शन पे करें। धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। लीलाधर जी स्वामी, आप कुछ इसमें सुझाव इनपुट देना चाहें? फिर मनाराम जी बामणिया हैं आगे, और फिर मनीराम जी हैं आगे। स्वामी जी कुछ बात अपनी टिप्पणी रखना चाहिए कि कौन सा बिंदु आप टच करना चाहेंगे? एक अंधेरी गुफा में कोई सुझाव हो कि आप ऐसा लाइट करो इधर से कि इधर कुछ हो जाए, ऐसा कुछ सूझता हो आपको? चलो मनाराम जी बामणिया। चलो मनीराम जी। हाँ मनीराम जी, पूनिया जी, आप क्या सोचते हैं? मैं तो जो चर्चा चली है वो काफी सकारात्मक है, और पूरे सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। जो पावर और मनी के ऊपर जो टिका हुआ है,
उसको हमें जानना पड़ेगा। अब ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल तो है हमारा, लिख दिया गया है, लेकिन बेचारा पिपलिया तो हर जगह रोता फिरता है, उसको कोई एक नकल फर्द है वो नहीं ले सकता। तो और उस पीपल की ये कंडीशन है कि वो एक सरपंच, पंच, वार्ड पंच, एमएलए, एमपी के चुनाव के अंतर को ही नहीं समझ पा रहा। अभी 70 साल हो गए। यानी उसकी मूल बात यह है कि ये अवेयरनेस का काम है, वो जानना जरूरी है कि हम क्या सोचा था और कहाँ पहुंच गए और क्यों पहुंच गए। इन सारे कारणों को बगैर समझे जो आज हमारे सामने जो हालात बने हुए हैं वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं आखिर। तो ये पूरा का पूरा बात अवेयरनेस की आ गई मनीराम जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 7-8 मिनट मेरे पास है। अवेयरनेस के अंदर तो ये हाल है कि हम सोशल मीडिया का इतना रख रहे हैं ध्यान, लेकिन लोग बहुत कम जुड़ते हैं। काफी कुछ प्रचार के बाद में भी अब वीडियो बना के भी लोगों तक भेजेंगे। मेघाराम जी, आप कुछ बात कहना चाहें तो अपनी बात। साहब, सभी को नमस्कार साहब, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। और जो आज के टाइम में जो सत्ता का जो केंद्रीकरण है उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, और जो लोगों के साथ में अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस है, पब्लिक मोटिवेशन है, पब्लिक कॉन्शियसनेस है, और जो हमारा जो पर्यावरण का है, पर्यावरण डिग्रेडेशन है और अमानवीयकरण हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए लोगों को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। धन्यवाद। एमएल पटवारी जी, आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे? आपने बहुत पहले हैंड रेज भी किया था, फिर बीच में आए नहीं आप, कोई बात रखना चाहेंगे? चलो आगे बढ़ता हूँ। शिषपाल सिंह जी, आप कोई बात? चलो श्रवण छाबा, सोमन जी रेगर, उसके बाद में पवार साहब है। हाँ सर, सभी साथियों को नमस्कार। मैं 12:30 बजे के लगभग जुड़ पाया, 12:20 पे। उसके पहले का सुना नहीं, लेकिन जितना सुना काफी सकारात्मक था। मूल बात ये है कि दोषी कौन। तो हमारा तो ये मानना है कि जैसे चर्चा में भी बात हुई, मैं भी अधिकारी रहा हूँ, डिप्टी डायरेक्टर स्कूल शिक्षा में, जोनल इंस्टीट्यूट भी रहा, सारा किया, सारा अपन देख रहे हैं। बात ये आई थी कि अधिकारी चलते हैं नेताओं के कहने से, नेताओं का पूरा कब्जा उन पर, स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति वो नहीं है। यदि लेते हैं तो उनके साथ फिर वो अन्याय होता है, उनको दूध भेज दिया जाता है या उनको कहीं फंसा दिया जाता है। ठीक है, अधिकारी भी ट्रांसफर के डर से और नेता चलते हैं फैसला, नेता सारे चलते हैं राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके अंडर में, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, नेताओं का और आम जनता का भी सोच ये है कि पैसा सब कुछ है, निजी स्वार्थ अपना अपना सोचो, मस्त रहो। इसलिए हमारा ये मानना है कि पर्यावरण और इंसान को केंद्र में रखते हुए एक एजेंडा बने जिसमें हर क्षेत्र में लोगों को सशक्त करने वाले प्रावधान हो, संविधान में जोड़े जाए। अभी सशक्त अफसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं संविधान में भी, जैसे युवाओं में वीटो पावर है 5 माह से। तो ठीक है, बात आ गई आपकी कि हमें एक नया मॉडल लॉन्च करने की बात आ गई। इस मॉडल के अंदर हम कमियां ढूंढ करके आगे बढ़ रहे हैं। SRS पवार साहब, अब आप बताइए कि इस मॉडल के अंदर बहुत बड़ी कमियां हमने डिस्कस कर ली, कोई ऐसा रास्ता है जिसका अंदर कोई अवेयरनेस का, हम बार बार कह रहे हैं अवेयरनेस बात है, और अवेयरनेस का कोई सिस्टम भी हमारे पास, ऐसा फंड भी नहीं है, क्या सोचते हो? नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा ये सार है, इसमें 2 ही चीज निकल के आई। ये तो तय है कि आज जो है कॉर्पोरेट सारा का सारा जो सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। असली बात ये है कि हम संविधान की बात करते हैं। संविधान मतलब विधान। अब जब विधान ही रहेगा तो संविधान भी क्या। अब विधान की जिम्मेदारी वैसे तो न्यायपालिका की होती है, लेकिन न्यायपालिका में ही विधान नहीं है, तो सारा वहां से गड़बड़ हो गया। तो अभी ये जो सारा हम देख रहे हैं, जो सारी चर्चा हो रही है, ये सब सब कुछ जो हमारे सामने आ रहा है, ये ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ही है। सारा सब कुछ इन्हीं की बदमाशी के कारण है, ये सारा का सारा सब सिस्टम जो है। हम तो 20 साल से कह रहे हैं कि भाई ये सिस्टम ही गलत है। क्यों आप जो है सिलेक्टेड क्यों होगा जज, जब आपकी आर्मी मतलब नॉमिनेटेड ही क्यों होगा, ऐसे ही जिसको ही रख दो। आर्मी भारत की चलती है, सिलेक्शन से चलती है। आपके ब्यूरोक्रेसी चलती है, उसमें भी IAS का। पवार साहब, मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने बहुत पिन पॉइंटेड बात कह दी न्यायपालिका पे। संसद के अंदर मेन बेस ये चलती है कि हम बारी
या न्यायपालिका भारी? तो वो कह रहे हम भाई हम भारत के लोग हैं, अब हमारे जो प्रतिनिधि है, जैसा रूपचंद जी ने कहा, प्रतिनिधि फर्जी भेज दिए हमने और वो भेजने के अंदर हम गलती कर गए। तो जनता ने प्रतिनिधि चुनने में गलती की, प्रतिनिधियों में वो दम नहीं था कि वो कानून ढंग के बनाए, और कानून जब ढंग के नहीं बने तो सारा कोलैप्स हो गया मामला। नहीं 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 नहीं, देखिए जनता ने तो ठीक ही भेजे थे, ठीक ही वोट दिए, जनता ने वोट गलत दी नहीं है। ये तो आप जो देख रहे हैं, ये 2-3 दिन से जो 4 दिन से आपके सामने आ रहा है, ये तो जनता की वोट के ऊपर बेईमानी है। इसमें जनता ने वोट नहीं दी, जनता ने इनको नहीं चुना जो बेईमान बैठे हैं। ये सही है, अपनी जनता ने इनको नहीं इलेक्ट किया। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बदमाशी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला गड़बड़ा। और ये ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट हुआ, ऐसा ही नहीं, बहुत सारी जनता के लिए मैंने भी बात रखी, सुप्रीम कोर्ट को हाथों हाथ फैसला दे देना चाहिए था बेटा के भैया प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, ये क्या तुम्हारा कोर्ट बना, ये बना ढंग से बना, लोग गए कोर्ट गए, टाइम पीस हो गया। और समस्या आपके सामने आनी है, इन्होंने देश बेच दिया, आप सही इन्होंने देश बेच दिया। यदि ये फैसला ढंग से हो, इन्होंने देश बेच दिया और अब देश को वापस लेने की बात करेंगे तो भी सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा। चौधरी साहब एक मिनट और सुन लीजिए, इन्होंने देश बेच दिया, हम जब देश को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी ये बदमाश सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे हमारे सामने। हाँ बिल्कुल यही आएंगे। ठीक बात है। अब इसको मलिक साहब चले गए, कसाना जी को कहेंगे आज की सेशन की बात है। सुभाष चंद्र जी और वीरेश जी 2 बच रहे हैं, हाथ भी खड़ा किया वीरेश जी ने। सुभाष जी आप अपनी बात को रखिए, टाइम हमारा बिल्कुल 2-3 मिनट ही बचे हैं हमारे पास। सुभाष जी कुछ कहना चाहें? चलो वीरेश जी आप अपनी बात कह दीजिए। बस 1.5 मिनट ही लगाऊंगा मैं तो। नमस्कार सभी को। विजेंद्र जी बैठे हैं, बलराज जी चले गए, इन्हीं से मेरा था मेन जो था। भाई कसाना साहब, जब तक आपको टरकाना टरका लो, आखिरी लड़ाई तो आप ही को लड़नी है, आप भी जानते हैं इस बात को। क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में या तो पत्रकारों ने लड़ाई लड़ी या तो वकीलों ने लड़ाई लड़ी, अंतोगत्वा लड़नी आपको ही है। जितना डिले करोगे उतना मोर्चा मुश्किल होता जाएगा, जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतना विन ओवर जल्दी कर लोगे। तो आप किसकी इंतजार में बैठे हैं मुझे नहीं पता, कौन सी चीज़ है आपको जो लिंगर कर रही है चीज़ों को। ये मोर्चा यहाँ के अलावा कहीं नहीं टूटना है। पत्रकार लोग चलेंगे आगे और वकील लोग चलेंगे। आप लोग जितनी जल्दी अपनी बार एसोसिएशन को इकट्ठा करके वहाँ इस समस्या को उठा लें, क्योंकि लोकतंत्र तो हस्तगत हो चुका है, लोकतंत्र तो कैप्चर हो चुका पूरा। इसको तो किडनैप कर लिया गया और इसको आज़ाद करने के लिए आप क्या करेंगे ये आपको सोचना है। मेरा तो पूरा आज यही था कि बलराज जी कोई अच्छा समाधान दे के जाएंगे, लेकिन सबने समस्या बताई, समाधान नहीं बताया और समाधान इनके पास है। आपकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कसाना जी। ये गेंद पूरी आप लोगों के है कि इस चुनाव आयोग का इतने बड़े प्रूफ लाने के बाद में और इस तरह की व्यवस्था होने के बाद में यदि ये कोर्ट में वापस जाकर के जो आप फैसला आया और इन्होंने इस तरीके से कानून बना दिया, उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं होता है, तब तक वकीलों को कोई न कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देनी चाहिए, हड़ताल से या दबाव से या किसी तरह से। क्यों जन जागरण तो हमारे जैसे लोग सिविल सोसाइटी वाले कर ही रहे हैं, लेकिन ये गेंद आप लोगों के गण में। कसाना जी आप 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें, ताकि क्यों रिकॉर्डेड है फिर रिकॉर्ड होता नहीं है। कसाना जी आप इसको समाप्त कर दीजिए। जी सर धन्यवाद जी। देखिए ब्रिटिश टाइम में और आज थोड़ा सा फर्क है। आज कड़वा सच है कि हम लोगों में भी एक समूह उधर ही खड़ा है, वो हमारी एक समस्या पैदा हो गई है। और दूसरा, अरुण जेटली के वक्त से अभी तक जुडिशरी में आरएसएस की बैकग्राउंड के जजों को भर्ती किया गया जो ऊपर की पोजीशन पे आ चुके हैं, वो भी एक समस्या है। और तीसरा ये है कि हाल इसमें जनता भी सहारा दे, क्योंकि सबकी ताकत जनता से ही बनेगी। हमारी भी ताकत जनता है, पत्रकार की भी ताकत जनता है, दूसरे लोगों की भी ताकत जनता है। जनता का जो रुख होता है वही ऑफिसर्स का होगा, वही वकीलों का होगा, वही सबका होगा। जजों पे ज्यादा भरोसा कभी करते नहीं। ब्रिटिश टाइम में कोई जज नहीं आया था आंदोलन में, वकील और पत्रकार ही आए थे। और ये मूवमेंट फिर चलेगा। और मुल्क चूंकि अब बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खतरे में हैं, सारे सिस्टम कोलैप्स हो गए हैं, तो ये बढ़ेगा। और अब अतिरेक आने लगे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कोताही की है। जैसे जस्टिस लोया के मर्डर के बाद ये मामला आया था, यदि वहीं से ठीक हो गया होता
तो शायद ये दिन हमको देखने नहीं पड़ते। अभी एक सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें हैं, और हल की तरफ हम फिर अगला सेशन होगा तो उस पर फिर आगे बात डिटेल में करेंगे बहुत सारे लोग। और व्यवस्था यही है कि वकील ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर वो शुरुआत होंगी। और एक चीज और, जैसे किसान आंदोलन हमारे हुए, लेकिन वोट बाद में बीजेपी को गई, चाहे वो गलत तरीके से गई या धोखे से गई या कुछ हुआ, तो यहाँ सामूहिक रूप से सभी को निकलना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेश जी ने गेंद जरूर डाली है, लेकिन इन्होंने जो प्रॉब्लम बताई उस प्रॉब्लम को हमें देखना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा संगठनात्मक तरीके से लूट है, और उस लूट में किसान फंस चुका है, आम गरीब मजदूर सब फंस चुके हैं, कॉर्पोरेट का एक बहुत बड़ा जमावड़ा खड़ा हो गया है। इन सारी परिस्थितियों के अंदर जब वोट की ताकत खत्म हो रही है तो इसके अंदर हमें अब बाहर आना चाहिए, इसके सिवाय कोई चारा नहीं बच रहा है। अब इस वोट को सही वोट कैसे पड़े, इस बात के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, और इसके सिवाय कोई हमारे पास चारा नहीं है। आप सभी के आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आज सार्थक चर्चा में भाग लेने के लिए। अगले संडे को फिर किसी संसद की किसी परिचर्चा को लेते हुए, इन्हीं बातों को लेते हुए, क्योंकि हम छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करते हैं, तो छाया के रूप में हम काम करेंगे, इनके बीच में आपके बीच में आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगले संडे 11:22 को फिर मिलेंगे।